तो ये जो इस तरह से उंगली दिखाते हैं ना, ये फेंकूचंद महाराज, इनको जो उंगली दिखाएगा आंख में आंख डालकर इनसे लाल आंख करके जो बात करेगा वही सच्चा हिंदुस्तानी है। आपने इस देश का धन लुटाया है टर्की जैसे दो देशों पर जो हमारे दुश्मन है। आपने खुद की वाहवाही, खुद की मोदी मोदी कराने के चक्कर में इस देश को लूटा और लूट कर दूसरे हमारे दुश्मन देशों को आपने देश का माल लुटाया है। आप अपराधी हैं इस देश के। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। कल नीति आयोग के आंकड़े आए और नीति आयोग ने बताया कि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस मामले में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब अगर जापान से मुकाबला था उसको पीछे छोड़ दिया है तो हमारा भी जो है ये कर्तव्य बनता है कि आपके सामने तुलनात्मक आंकड़े जरूर रखें जापान और भारत के। क्या स्टेटस है आज के दिन जापान और भारत का। जनसंख्या की अगर बात करें तो जापान की जनसंख्या है 12.4 करोड़, यानी करीब 12.5 करोड़, और भारत की जनसंख्या है 144-45 करोड़, करीब 10 गुना से भी ज्यादा जनसंख्या है भारत की। और जीडीपी, कुल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो जापान की है 4.9 ट्रिलियन, करीब 5 ट्रिलियन डॉलर, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 3.25, उनकी 5 ट्रिलियन डॉलर और हमारी 3.25 ट्रिलियन। तो आप देखिए कौन आगे है कौन पीछे है। अगर बात करें पॉलिटिकली, सिविल राइट्स की बात करें, मानव अधिकारों की बात करें, सिविल राइट्स के मामले में इन्होंने जापान ने 100 में से 88 अंक ले रखे हैं और हमारे को मिलते हैं 40। करप्शन में हम बहुत आगे हैं, 100 में से 62, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसको बैड बोला जाता है, और जापान को मात्र 30, यानी कि वो गुड की श्रेणी में आता है। करप्शन के मामले में हमारा बहुत गंदा रिकॉर्ड है। अब बात करें कम्युनिकेशन की तो जापान में 12.5 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर 11.5 करोड़ लैंडलाइन फोन हैं। और आपको पता है, हम सबको मालूम है कि आज के दिन अगर देखा जाए तो ये मोबाइल फोन वाले की कोई रेपुटेशन नहीं होती, रेपुटेशन होती है उस आदमी की जिसका ठोड़ ठिकाना सही हो। अगर हरियाणा में कहें तो 11 लैंडलाइन फोन जिसके पास है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो घर है, तो वो उस आदमी का ठोड़ ठिकाना है, यानी कि वो पक्का है, उसकी साख है। 12.5 करोड़ जनता में से 11 करोड़ के पास लैंडलाइन फोन है जापान में, और हमारे पास है 3.25 करोड़। 3.25 करोड़ जनसंख्या, 145 करोड़ और लैंडलाइन फोन 3.25 करोड़। इंटरनेट यूजर की अगर बात करें तो उस मामले में हम 80 करोड़ पर हैं, और ये हमारे से लगभग अगर जनसंख्या के हिसाब से तो हर एक आदमी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अभी हम काफी पीछे इंटरनेट के मामले में भी। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर इनके पास 13.5 हॉस्पिटल हैं, 12.72, 1000 लोगों के ऊपर इतने हॉस्पिटल हैं। हमारे 1000 लोगों के हॉस्पिटल 1.5 है, 1.6। देखिए हम स्वास्थ्य के मामले में कहाँ। अगर डॉक्टर्स की बात करें, फिजिशियंस की, तो इनके पास 1000 लोगों के लिए 2.6 यानी 2.5, 2000 लोगों के लिए 5 जो है फिजिशियन डॉक्टर अवेलेबल हैं, 2000 लोगों 5। और हमारे पास 1000 लोगों के ऊपर एक भी नहीं है, पौना भी नहीं है, 0.73 डॉक्टर, एक पूरा डॉक्टर भी नहीं है 1000 लोगों के ऊपर। ये हमारे जो है स्वास्थ्य के
हालत है। अगर बात करें बीमारियों की, सब गंभीर बीमारी मानी जाती है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में आज हमारे यहाँ पर 2%, करीब करीब 1.9%, 2% टीबी के मरीज आज भी हैं, और उनके यहाँ पे 0.1% भी नहीं है। ये हाल है स्वास्थ्य का। हम जापान से आगे निकले तो किस तरीके से निकले, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अगर भाषा और विविधता की बात करें तो जापान में 99.1% जापानीज भाषा बोलते हैं, और हिंदुस्तान में कोई गिनती नहीं कौन कितनी क्या भाषा बोलता है, अनगिनत है। जापान में अगर धर्म की बात करें तो धर्म वहां पर कोई विषय ही नहीं है, कोई विषय नहीं है। कोई धर्म अपनाए, कुछ करे, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन इस हिंदुस्तान में 80% हिंदू होने के बावजूद इस देश में हिंदू खतरे में है। यानी यहाँ पे काम का झगड़ा नहीं है, यहाँ पे धर्म और जाति का झगड़ा चलता है 24 घंटे। और फिर ये सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी के मुफीद है ये मुद्दे। ये चाहती है कि हम लोग ऐसे ही चलते रहें। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करें, रैंकिंग की, तो उनको 100 में से 58 पॉइंट मिलते हैं, और हमारे को मात्र 35 पॉइंट मिलते हैं। यानी जापान को 58, हमारे को 35। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो खर्चा पड़ता है, उस मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। वो पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें, यानी कि हर आदमी कितना, ये यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्शन की बात हो रही है, पर कैपिटा एक आदमी साल में मतलब कितना जो है वो काम करता है, कितना वो उसकी प्रोडक्शन प्रति व्यक्ति कितनी है। तो इसमें रैंकिंग बढ़िया से बढ़िया, अगर जो 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर, तो इनका नंबर आता 39वां जीडीपी पर कैपिटा के मामले में, और हमारा आता 122वां। 200 के करीब तो इस देश ही है, इस दुनिया में देश है, और हमारा 122वां नंबर आता है पर कैपिटा। ये देखी जाती है असल पर कैपिटा इनकम देखी जाती है कि हर आदमी काम कितना कर रहा है और कमा कितना रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि अगर इसमें के परसेंटेज में देखें तो हम जो है 100 में से 45, और इनको 218%। यानी हमें 100% चाहिए। जो इंटरनेशनल एवरेज जो है, अंतर्राष्ट्रीय औसत के हिसाब से अगर 100 है तो हम 45 पे पड़े हैं। हम उस एवरेज, उस औसत पर भी नहीं पहुंचे, और अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे, और वो इस औसत से ऊपर हैं 218%। ये जापान और हमारे तुलनात्मक आंकड़े मैं अभी आपको बता रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी अर्थव्यवस्था नीति आयोग के हिसाब से है क्या। मुझे लगता है इनको नीति आयोग को या बीजेपी के लोगों को अर्थव्यवस्था के मतलब ही नहीं पता। यह हकीकत है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इस देश के अंदर जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, वो काम करें, सबका बढ़े, वो होती है देश की अर्थव्यवस्था। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ना कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, ये इस भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहां पर तो 81 करोड़ लोगों के हाथ में तो कटोरा पकड़ा रखा 5 किलो अनाज की भीख मांगने में। ये अर्थव्यवस्था है किसकी? मोदी जी की और अडानी जी की। ये जितनी भी बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश को, जितनी भी बढ़ेगी। आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। हो सकता है, इनका वादा है कि 3 साल में हम जर्मनी को भी आगे छोड़ जाएंगे और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। निसंदेह आप बन जाएंगे, आप बन जाएंगे, ये देश नहीं बनेगा। मेरा दावा है इस सरकार के रहते जिस तरह से अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है लगातार,
ये देश कभी भी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। इस देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो अडानी, मोदी और इनके बंधुओं की चल रही है। ये बन जाएंगे, तीसरी बन जाएंगे, फिर ये दूसरी भी बन जाएंगे और ये अमेरिका को भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि सारे देश का पैसा लूट कर अगर एक जगह खड़ी करके उसी को शेयर बाजार के हिसाब से अर्थव्यवस्था बताया जाएगा तो निसंदेह ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन इस देश का नागरिक गरीब होता जाएगा, भिखारी बन जाएंगे। आज की ये हकीकत है कि 100 करोड़ लोग, 144-45 करोड़ लोग में से 100 करोड़ लोग इतने मजबूर हैं कि वो उनकी परचेसिंग पावर इतनी खत्म हो चुकी है कि वो सिर्फ और मात्र वही चीज खरीद पाते हैं जो जीने के लिए अति आवश्यक है। वो ना किताब खरीदते, ना कॉपी खरीदते, ना कोई ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते हैं, ना कुछ, सिर्फ वो जो जीने के लिए मजबूरी है वही चीज खरीद रहे हैं। ये परचेसिंग पावर के हालात हैं। अब बात करते हैं आपकी साख की। ये तो हुई जापान और हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान जापान के सामने कहीं भी नहीं टिकता, इस हकीकत को मान लेना चाहिए। सपनों में मत जियो, मोदी जी के नारों के बीच में नारे मत लगाओ। हकीकत है वो हकीकत है। सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो इन झूठों के सामने खड़ा होकर बात करेगा, इनको उंगली दिखाएगा। मैं इससे पहले 3 बार दिखा चुका हूं। जिनको जो इस तरह से उंगली दिखाते हैं ना, ये फेंकूचंद महाराज, इनको जो उंगली दिखाएगा, आंख में आंख डालकर इनसे लाल आंख करके जो बात करेगा, वही सच्चा हिंदुस्तानी है। आज इनकी साख की सुन लीजिए। अब बात कर लेते हैं फेंकू जी आपकी साख की। आपने 150 से ज्यादा देशों की यात्रा की, लेकिन मेरा क्या, बाबा जी का टुल्लू। आज जब पहलगाम हत्याकांड हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपकी पोल पट्टी खुल गई कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा। आपने इस देश का धन लुटाया है टर्की जैसे 2 देशों पर जो हमारे दुश्मन है। आपने खुद की वाहवाही, खुद की मोदी कराने के चक्कर में इस देश को लूटा और लूट कर दूसरे हमारे दुश्मन देशों को आपने देश का माल लुटाया है। आप अपराधी हैं इस देश के। आपके साथ कोई नहीं। आज ये साख है आपकी, और उसका सबूत आपको विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो है लीडर बनाकर वहां पर भेजा है। उनके नेतृत्व में आपने टीमें भेजी हैं दुनिया भर के देशों में कि कहीं भी मेरी जान बचाओ, और आप लोग जो है ना वहां पर दुनिया को समझाओ। अगर आपके अंदर ताकत होती, अगर आप युद्ध रुकवा दी पापा यूक्रेन, अगर आप वो हकीकत होती आपकी, ये झूठे और फरेब के आपने पुल नहीं बांधे होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमें जाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम पावरफुल होते तो पहले ही दिन ट्रंप को कह सकते थे कि ट्रंप महाराज थोड़ा ठहरिए, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, आप जरा रुकिए, ये युद्ध हमने रोका है। आप सीना ठोक के कहते कि मैंने रोक दिया, दया करके पाकिस्तान को मैं तबाह नहीं करना चाहता, तो ये देश खुश होता है, क्योंकि ये देश दयालुओं का देश है, दयालु लोगों का देश है। हम दयावान हैं। पाकिस्तान पर दया करके हमने जो है युद्ध रोक दिया। लेकिन बार बार ट्रंप हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ा होकर ये कहता है कि ट्रेड के लिए धमकाया मैंने, और मैंने ये युद्ध रुकवा दी। 2 एटॉमिक पावरों के बीच में युद्ध हो रहा था, मैंने दुनिया को बचा लिया, मैंने ये युद्ध रुकवा दिया। आपके अंदर जरा सी भी जिल्लत और जरा सी भी शर्म और जरा सा भी सिंदूर का उफान होता तो आप निसंदेह एक बार जरूर बोलते कि ट्रंप महाराज रुकिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दुनिया को बरगला रहे हैं। नहीं, ये युद्ध हमारे को भी नुकसान हो रहा था युद्ध में, इसलिए रोक दी। और यही सच्चाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते कि हमारे को भी जनमाल का नुकसान हुआ है उस 2-3 दिन में, और काफी नुकसान हुआ है। जो बोलेगा वो देशद्रोही, वो राष्ट्रद्रोही। क्यों नहीं बोले भाई? सच्चाई बोलनी पड़ेगी।
युद्ध खत्म हो चुका है। ये आड़ ली जा रही है कि अभी तो चालू है ऑपरेशन सन, कोई चालू फालू नहीं है, फालतू की बातें ये। युद्ध खत्म हो चुका है। युद्ध के बाद युद्ध के नफे नुकसान पर बात होगी, आप नहीं रोक सकते। राहुल गांधी जो भी सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, आपको जवाब देना होगा। अगर युद्ध नहीं रुकी, अगर युद्ध चालू है तो श्रीमान जी थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये जो रोज सेना की बेइज्जती की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज मोदी जी के कदमों में पड़ गई, कोई कहता है कर्नल सोफिया को वो आतंकवादियों की बहन है। ये सरेआम जो इस तरह की युद्ध के समय क्या ऐसी भाषा होती है? जरा सोचिए मित्रों, दोस्तों, हिंदुस्तान के लोगों, मैं आपसे भी अपील करता हूं, जरा सोचिए, अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध के समय क्या ऐसी बातें होती हैं? ये लोग असल में यही है देशद्रोही, हकीकत है ये। इस देश के दुश्मन नंबर 1 यही है। ये कोई ना कोई बखेड़ा चुनाव के समय ही क्यों होता है, इस देश को जवाब देना पड़ेगा। आज भी हम भूले नहीं हैं 40 सीआरपीएफ के हमारे बहादुर जवानों की शहादत, जो आपने 2019 के चुनाव से ठीक पहले, हर चुनाव के समय, अब बिहार अहम राज्य है, बिहार और बंगाल इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं और उनका इनके लिए जीतना बहुत जरूरी। कुछ ना कुछ बखेड़ा हर चुनाव के समय क्यों होता है, ये बीजेपी को जवाब देना होगा। आप एक उंगली दिखाते हैं, हम 2 उंगली आपको दिखाएंगे और अपनी ताकत ये देश दिखाएगा और पूछेगा कि कब तक झूठ के पुलंदे बांधोगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि आप सच्चाई जानिए, देर हो जाएगी, आप बहुत पछताएंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।